हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे जो नवीन सर के बेट्स हैं। नवीन जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मार्केट बिग वॉइसेस से अब मैं स्विच कर रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और इस कड़ी में आज हमारे साथ डीएलएफ के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ अशोक त्यागी सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। त्यागी सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और डीएलएफ का स्टॉक दिखाइएगा। मेरे ख्याल से जून में सब 300 वाला 400 के लेवल्स पर आता हुआ इस तरह का बढ़िया मूव ऑफ लेट ये स्टॉक एंजॉय कर रहा है। ताकि सर कई सारी चीजें थी उसमें, हम लोग कुछ दिन पहले वो स्टॉक्स इन न्यूज में ऐसी चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या पॉकेट्स रडार पर रहनी है। उसमें क्रेडाई की एक रिपोर्ट हाईलाइट हुई थी कि देश की टॉप 8 सिटीज में अक्रॉस द बोर्ड सब जगह रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए। व्हाट स्टूड आउट कि सबसे तगड़ा प्राइस इंक्रीज एनसीआर रीजन में था। उस रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल से जून क्वार्टर में 10% के प्राइस इंक्रीज। इस तरह की सॉलिड डिमांड, इस तरह का डिमांड रिसर्जेंस एनसीआर रीजन में वाकई इस तरह की स्ट्रांग परफॉर्मेंस चल रही है क्या उस पॉकेट में? आशीष जी, देखिए ऐसा है कि दो कारण हैं इसके। एक तो ये क्लियरली डिमांड रिसर्जेंस है, और इस बार डिमांड रिसर्जेंस जो है वो अच्छी डीप लग रही है, क्योंकि अब देखिए तकरीबन हम अक्टूबर 2020 से रिसर्जेंस शुरू हुई थी, और अब ऑलमोस्ट हम लोग कितने 7 क्वार्टर्स हो चुके हैं, एंड कहीं भी वो स्लो डाउन होने की कोई बहुत ज्यादा आशंका नहीं आ रही है उसमें। दूसरी चीज जो शायद एनसीआर में स्पेसिफिक ज्यादा है, कंट्री में भी है बट एनसीआर में ज्यादा है, कि जो सप्लायर्स थे वो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं। आप मतलब देखें, अगर एनसीआर मार्केट में आज से 3 साल पहले जितने डेवलपर्स थे, उनमें से कुछ बहुत बड़े बड़े नाम, मैं नाम लूंगा नहीं स्पेसिफिकली, बट कुछ बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम में फंस के आज किसी भी हालत में दे आर नॉट इन द पोजीशन कि वो मार्केट में सप्लाई कर सकें। सो जो डेवलपर्स हैं, जो रिलेटिवली क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, वो कम हो गए हैं, डिमांड बढ़ रही है। हेंस क्लियरली जो क्रेडिबल डेवलपर्स हैं उनका स्टॉक जो है उसका ऑफ टेक भी इंप्रूव हो रहा है, जहां तक जब तक उसकी लोकेशन और प्रोडक्ट अच्छा है, और उसकी प्राइसिंग भी इंप्रूव हो रही है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर, कि पिछले लगभग 2-3 साल में दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे बिल्डर्स जो अगर आप देखें नहीं डिलीवर कर पाए अच्छा, वो आई थिंक अब सिस्टम से बाहर हैं। और आज की तारीख में एक इसमें कोई राय नहीं है, एज ए कंज्यूमर मैं भी और दिल्ली एनसीआर के सभी लोग क्रेडिबिलिटी का प्राइस प्रीमियम जो है वो चुकाने को तैयार हैं। सर अभी बताइए, जो पिछले 3-4 महीने में प्राइस ट्रेंड रहा वो कैसा रहा? अब मैं 3-4 महीने का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी में आपकी रेट साइकिल भी रिवर्स हो गई, सब्सटेंशियल रेट हाइक्स हुए, तो साथ ही साथ ईएमआईज भी बढ़ने लगी। तो इन बढ़ती हुई ईएमआईज और बढ़ते हुए प्राइस के बीच में डिमांड दिल्ली एनसीआर में है कैसी, और क्या एब्जॉर्ब हो रही है जो नई नई सप्लाई आ रही है वो? वीरेंद्र जी, देखिए ऐसा है, ये क्लियर है कि अगर ये कहेंगे हम कि जो जो लास्ट 3 महीने में चेंज हुआ है, एक्चुअली 2 साइकिल रही है। इस 3 महीने से पहले देयर वाज ए साइकिल अबाउट 12-1 महीने की, जहां पे कमोडिटी प्राइसेस में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफी इंक्रीज हुई। मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 15% इंक्रीज हुई है पिछले 1.5 साल में। कुछ हद तक प्राइस इंक्रीज जो थी वो उसे ऑफसेट करने के लिए थी। मगर लास्ट 3 महीने में जो इंटरेस्ट, जो स्पेशली जो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो वो स्ट्रेंथन होने शुरू किए हैं, तो देखिए आज की तारीख में अभी मैं मानता हूं कि अबाउट इंटरेस्ट रेट 6.5 6.6 की दर से बढ़ के अबाउट 7.5 पहुंच गए हैं। अभी उसका इंप्रूवमेंट, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा महसूस नहीं है, लेकिन अगर यही 7.5 का नंबर कल को 8.5 पहुंच जाता है, तो डेफिनेटली एक बॉयंसी है वो कुछ हद तक टेम्पर अवश्य होगी। इसमें आई थिंक कोई भी दो ओपिनियन नहीं हो सकती है। अब रही बात ये जो क्रेडाई की रिपोर्ट है 10% की, अब ये ऑनेस्टली ये कुछ ये रिपोर्ट जो होती हैं अरिथमेटिकल मीन्स होती हैं, तो आई डोंट थिंक हर प्रोजेक्ट में कोई 10% बढ़ोतरी हुई है। बट यस, कुछ प्रोडक्ट्स जहां पे लोकेशन बढ़िया थी, जहां ऑफटेक अच्छा था, वहां इंक्रीज हुई है। हमारे कुछ इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है, कुछ प्रोडक्ट्स में नहीं भी हुई है। सो आई थिंक, बट क्लियरली जहां जहां प्रोडक्ट सुपीरियर है, लोकेशन अच्छी है, डेवलपर क्रेडिबल है, वहां वहां एटलीस्ट इतनी प्राइस इंक्रीज जो कि आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को आराम से एब्जॉर्ब कर सके, वो तो हर हालत में डेवलपर्स ले पा रहे हैं आज। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट ऑन दैट सर। ओके सर, अच्छा एक और चीज़, आई मीन हम कोविड काल से बाहर आए हैं और वहाँ पे जो कमर्शियल रेंटल्स थे उसमें एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ा था। डिमांड अगर आप देखें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी कम हुई थी। अब स्थिति कमर्शियल में कैसी है, वहाँ पे प्राइसिंग कैसी है, डिमांड कैसी है सर?
स्पेशली So, दिल्ली देखिए एनसीआर? नहीं सो वीरेंद्र जी, वहां पे साइकिल डेफिनेटली रिवर्स होनी शुरू हो गई है। कमर्शियल में जो हमारी वैकेंसी लेवल्स थी वो ट्रेडिशनली 3, 4, 5% हुआ करती थी, जो कि कोविड के दौरान ऑलमोस्ट 15% हो गई थी। अब वो वापस अबाउट 11% के आसपास आ गई है। हमारे जो अंदाजा है वो ये है कि अभी इट विल स्टिल टेक अबाउट मे बी 2 से 3 क्वार्टर फॉर इट टू कम बैक टू दैट 5 से 7% की रेंज में। बट क्लियरली लीजिंग ऑफ टेक वापस आ गया है। जो कैपेक्सेस हैं वो कैपेक्स एग्जीक्यूशन फिर से शुरू हो गए हैं। और जो सबसे एनकरेजिंग ट्रेंड है कि लोगों की दफ्तरों में वापसी बहुत अच्छी तरह शुरू हो गई है। एक जमाने में जो कोविड के बिल्कुल पीक के दौरान जो ऑफिस ऑक्यूपेंसीज वर डाउन टू 5%, 7%, वो वापस दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 50 और चेन्नई में तकरीबन 65% तक पहुंच गई हैं आराम से। सो अबाउट 65% ऑफ पीपल आर वर्किंग बैक ऑफिस में चेन्नई में, और दिल्ली एनसीआर में बिटवीन 40 से 50 आर वर्किंग बैक इन ऑफिसेज। एंड दैट जो है वो बेहद एनकरेजिंग साइन है। वर्क फ्रॉम होम का कुछ हद तक ओवरहैंग रहेगा, आई थिंक उसे डिनाई नहीं कर सकते आप, लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई सस्टेनेबल डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि यस, 1.5 साल जरूर कमर्शियल लीजिंग पे इम्पैक्ट पड़ा, बट होपफुली अब हम उससे निकलना शुरू हो गए हैं। रिटेल मॉल्स एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी कहता है। रिटेल मॉल्स में जब लॉकडाउन आया तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना कि 1 to 0 हो गया, लेकिन रिटेल मॉल्स में रिकवरी भी ऑलमोस्ट उतनी ही वी डिग्री से हुई है अपना, कि जब से लॉकडाउन खुला है तब से रिटेल मॉल्स इतनी अच्छी तरह बाउंस बैक किए हैं। और आज की तारीख में वीरेंद्र जी, जो हमारे फुटफॉल्स हैं, हमारे रेवेन्यू शेयर्स हैं, वो बाय एंड लार्ज प्री कोविड लेवल से पहुंच गए हैं। ओके, दैट्स फाइन सर। मैं एक आशीष, जानते हैं, मैं सोच रहा था कि जब भी डीएलएफ से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे मैनेजमेंट से, एक बात जरूर पूछूंगा। नवीन, आजकल एक पता है गुड़गांव में एक इंडिपेंडेंट फ्लोर कल्चर जिस पे डीएलएफ ने काफी काम भी किया है सर, ये सेगमेंट कैसा कर रहा है? और वहाँ इस बार मतलब आज की तारीख में आप दिल्ली एनसीआर में न्यूज़पेपर उठा के देखें तो वो पटा पड़ा होता है वो आपके कॉमर्शियल से। ये अच्छा कर रहा है वाकई ये जो नया कॉन्सेप्ट? नहीं, ये फैक्ट है। मैं बताऊं वीरेंद्र जी कि अक्टूबर दिवाली 2020 में हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट फ्लोर्स लॉन्च किए थे। अच्छा, हमने जो लॉन्च किया था, हमारा एक यूनिक पर्सपेक्टिव ये था कि हमारे पास देवेंद्र जी, जब हमने डीएलएफ के जो फेजेस 1, 2, 3, 4, 5 हैं, जब ये काटे थे 80s और 90s में, हमें उन दिनों की ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर यार्ड्स की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई थी। और आज की तारीख में लोग प्लॉट्स बहुत कम खरीदते थे। सो हमने इंडिपेंडेंट फ्लोर ओरिजिनली लॉन्च किए थे इस इन्वेंट्री को मोनेटाइज करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली उसकी सफलता जो रही है वो बिल्कुल मतलब आशातीत रही है। हम लोग आई थिंक हमने तब से अक्टूबर 2020 से अब हम सितंबर 2022 में बैठे हैं। हमने मेरे ख्याल से 1501 करोड़ का तो इंडिपेंडेंट फ्लोर यहाँ निकाल चुके हैं गुड़गांव में। अभी हमने पिछले सप्ताह पंचकुला में निकाले हैं, जो कि बेहद सफल रहे हैं। सो इंडिपेंडेंट फ्लोर एज अ प्रोडक्ट, आई थिंक क्या था, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स एनसीआर में होते थे बट रिलेटिवली नीश स्मॉलर डेवलपर्स करते थे। फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ने एक ऑलमोस्ट, मैं क्या कहूँ, इंडस्ट्रियल स्केल पे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स निकाले हैं, एंड दिस हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। एंड अब आप देखिए गुड़गांव में बाकी डेवलपर्स भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की तरफ आ रहे हैं। सो ये एक प्रोडक्ट सेगमेंट था जो कि फॉर सम रीजन बहुत सालों से हाशिए पे था, और ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम हो गया है सर। और रिटेल की जो आपने बात करी, एक्चुअली डीएलएफ की एनुअल रिपोर्ट स्टेट करती है कि रिटेल प्रेजेंस अगले 4 से 5 सालों में डबल करने की योजना, 5 मिलियन स्क्वायर फीट अगले 5-6 सालों में डीएलएफ और ऐड करेगा। तो तगड़े इन्वेस्टमेंट्स की प्लान इसीलिए क्योंकि आप इस स्पेस को लेके खासे बुलिश सर। और ये क्या मॉल सेटअप करने की तैयारी हुई लार्जली, ऐसा मान के चलूं क्या डीएलएफ? जी, तो ऐसा है सर कि एक हमारा आइकॉनिक प्रोजेक्ट था जो कि फिलहाल काफी दिनों से स्लो बर्न पे था। वो वापस आ गया है, विच इज कॉल्ड मॉल ऑफ इंडिया गुड़गांव। ये तकरीबन एक 3 मिलियन स्क्वायर फीट का मॉल होगा, जो कि शायद भारत का बिगेस्ट मॉल होगा। इस पे पूरा काम शुरू हो गया है। हमें टारगेट कर रहे हैं कि भाई अगले ईयर तक हम इसका कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे। उसके अलावा हम 4 डिस्टिंक्ट मॉल्स कम सॉर्ट ऑफ नेबरहुड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। एक गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पर, एक सेंट्रल दिल्ली में, एक गोवा में, और एक न्यू गुड़गांव में, जो भी अगले 2.5-3 साल तक आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे। सो क्लियरली रिटेल में हम जो है वो काफी बुलिश हैं इस समय। और फ्रैंकली जिस स्पीड से रिटेल वापस आया है,
आई थिंक उससे वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। एक जमाने में जो डर था कि साहब ऑनलाइन रिटेलिंग जो है वो फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल को कंप्लीटली खत्म कर देगी, ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा शॉपिंग चेंजेस हुए हैं, बट आई थिंक द रिटेल मॉल्स कंटिन्यू टू बी एन एक्सट्रीमली, जिसे कहते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो मॉल रेंटल्स को लेके आउटलुक अच्छा, ऑक्यूपेंसीज आई एम श्योर इंप्रूव हो रही होंगी। फिर वो डीसीसीडीएल की रीट लिस्टिंग के लिए कोई अपडेट? आपने जीआईसी सिंगापुर ने मिलकर कुछ डिसाइड किया, नहीं किया, या आप लोगों को लगता है कि डेवलपमेंट पोटेंशियल अभी बहुत तगड़ा है, रीट की जरूरत है ही नहीं? नहीं, सो देखिए, ऐसा नहीं है कि रीट की जरूरत नहीं है। रीट की जरूरत तो हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि रीट में दो फायदे होते हैं। देखिए, एक तो ये कि रीट जो है वो क्लियरली एक्सपेंशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक कैशलेस तरीका है किसी भी कमर्शियल प्लेटफॉर्म के लिए। बी, क्योंकि जीआईसी एक फंडामेंटली रूप से एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर है। A REIT will also give them at some stage a road map, अपना एक पोटेंशियल मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन दो कारण हैं, मैं बताऊं, जिसकी वजह से हम लोग अपना अभी एक्टिव उसमें जोन में नहीं आए हैं। एक तो ये कि जो ब्याज दरें हैं, इंटरेस्ट रेट्स, दोज हैव गॉन अप, एंड अभी एटलीस्ट लगता है कि शायद हम पीक से थोड़ा दूर हैं अभी। तो आपको पता है कि ये रीट्स का खेल काफी हद तक इंटरेस्ट रेट्स का खेल होता है। तो टू सम डिग्री आई थिंक एक मोर स्टेबल इंटरेस्ट रेट रिजीम आनी चाहिए बिफोर दिस रीट इज लॉन्च्ड। और बी, आप सही कह रहे हैं, जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है इस रीट का वो बाकी रीट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो टू सम डिग्री जो हमारा करंट कैपेक्स साइकिल है, हम मानते हैं कि ग्रेजुअली वो पीछे हो जाए हमारे, देन दैट मे बी अ बेट मोर अपॉर्चुन मोमेंट। लेकिन जो खुशखबरी मैं तो आपको ये देना चाहूंगा कि बाय एंड लार्ज जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चरिंग वगैरह के जो स्टेप्स थे, वो आई थिंक हम लोग काफी हद तक हो गए हैं। और आज ऐसे हालत में है कि अगर दोनों शेयर होल्डर बटन दबाएं तो मेरे ख्याल से हम 6 to 9 months में उसके बाद हम लोग रीट मार्केट में ला सकते हैं। लेकिन वो कब बटन दबाएंगे, आई थिंक इज स्टिल अ मोमेंट ऑफ, मतलब जिसे कहते हैं, एक डिसीजन का पॉइंट है, जो कि अभी आई थिंक कुछ समय लगेगा उसमें से। त्यागी सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, और बहुत बढ़िया तरीके से सेक्टर और जो कंपनी स्पेसिफिक टेलविंड्स हैं उस पे, हेडविंड्स हैं उस पे बातचीत करने के लिए। वीरू, ये आपने त्यागी सर से एक सवाल पूछ दिया, वो इंडिपेंडेंट फ्लोर मतलब पूरा पूरा माला मेरा, क्योंकि हम मुंबई वालों को आदत नहीं है ऐसी बातें सुनने की, ऐसा मतलब पूरा माला मेरा? नहीं 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 नहीं, देखिए आशीष, क्या होता है ना, हम लोग जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं तो यहाँ पे आके सबको 2004-5 में 10 में फीलिंग होती थी, यार अपना प्लॉट लेके ही बनाएंगे। एक फीलिंग होती थी, घर में पूछते थे कि एक मकान लेना है तो क्या अपना प्लॉट लेके बनाएंगे? जनाब, अपना प्लॉट लेके इस शहर में अपना मकान नहीं बनता। तो क्या होता था, अपने प्लॉट की एक फीलिंग होती थी, लोग फ्लैट में रहना नहीं चाहते थे। और अभी सर ने जो बताया, समझाया कि उस फीलिंग को कुछ हद तक इस कॉन्सेप्ट ने पूरा कर दिया। प्लॉट है और उस पे कम से कम 4 या 5 फ्लोर बन गए, और बहुत ही शानदार, आई मीन डीएलएफ जिस तरीके के अगर निर्माण करता है, बेहद ही शानदार, क्लास टाइल वर्क्स बेहद शानदार, और उसको बेचते हैं। तो आप एक प्लॉट पे हैं और 5 फ्लोर हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर आपका, 1 फ्लोर पूरा आपका है। तो ये कॉन्सेप्ट गुड़गांव में तो बहुत चल रहा है आशीष इस वक्त। वहीं चलेगा भाई, यहाँ पे तो हम लोग सोच नहीं पाते।